हमारे देश में लोकसभा का चुनाव आ गया है और फिर से मौका है हमें चुनाव करने की, एक ऐसे एमपीज की, ऐसे सांसद की जो हमारे समस्याओं को समझ सके और उसको सोल्व करने के लिए अपना कदम उठा सके। एक सच्चे देशभक्त होने के कारण, इस देश के नागरिक होने के कारण कुछ सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था, तो सोचा पूछ लेता हूं। क्योंकि जो सरकार केंद्र में है, जिसका पिछले 10 साल से सरकार बनी हुई है, उससे कुछ सवाल जायज है जिसको मैं आज पूछूंगा। क्योंकि अच्छाइयां तो न्यूज़पेपर दिखाई रही है, मीडिया दिखाई रही है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछूंगा क्योंकि ये जरूरी है। जी हां, नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल खूब बड़े लेवल पे चल रहा है। सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे ठोक रही हैं। जो रूलिंग है वो भी, जो अपोजिशन में है वो भी, सब कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारा बन जाए। आज हम बात करेंगे कि ये जो अभी करंट की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जी हां मोदी सरकार, वो एक्चुअल में किसकी सरकार है? आम जनता की या बिजनेसमैन की या किसी और की? क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, ये वीडियो किसी पार्टी के ना तो सपोर्ट में है ना तो किसी के विरोध में है। ये सिर्फ उन आम तमाम जनता के लिए है जिनका अधिकार है सवाल पूछना। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमारे राजनेता हमारी चीजों को नहीं समझेंगे, हमें सालों तक यूं बेवकूफ बनाते रहेंगे। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे 7 पॉइंट पे जो जरूरी है सवाल, और ये सवाल रूलिंग पार्टी से है, बीजेपी के लिए है। अच्छा जो हुआ है देश में उसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन थोड़ा कुछ जो गड़बड़ हुआ है उसके ऊपर भी बात करना हमारा धर्म है और कर्म भी। तो पहला बात करूंगा मैं इलेक्टोरल बॉन्ड। आप सबने सुना होगा, खूब तहलका मचा कुछ दिन में, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो 2018-19 के अंदर आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? चंदा देने का तरीका। ये ऐसा सिस्टम था, मान के चलिए हम एक कंपनी वाले हैं, हमें किसी पार्टी को चंदा देना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पार्टिकुलर XY जो भी अमाउंट हमें किसी कंपनी को, है ना, पार्टी को चंदा देना है, तो हम कंपनी वाले हैं, हम पैसा जाके SBI में जमा कर देंगे। जी हां, SBI में जाके जमा कर देंगे और SBI वाला जो है हमको, है ना, एक इलेक्टोरल बॉन्ड बना के दे देगा कि आपने इतना पैसा जमा किया। अब वो चीजें कौन ले लेगा वहां से? जिस पार्टी को मिला होगा वो ले लेगा, मतलब वो कूपन को भजा लेगा। आया बात समझ में? ये था इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसमें सिर्फ फायदा बीजेपी को नहीं हुआ, बहती गंगा में सबने हाथ धोया। इसका मतलब कि बीजेपी को भी चंदा मिला, कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को भी मिला, जो साउथ में कंपनियां हैं, है ना, उन्होंने भी अपने लोकल पार्टीज को दिया, मतलब वहां के जो साउथ में जो पार्टीज है, डीएमके और बाकी चीजें। मतलब बेसिकली एक ऐसा तरीका था जिसमें कंपनियां गुप्त रूप से चंदा दे सकती हैं, किनको? पार्टीज को। जब तक ये चीजें प्रकाश में नहीं आया सभी को फायदा हुआ, लेकिन जब ये चीजें प्रकाश में आया तो समझ में आया कि ये कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला था। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका उतना रेवेन्यू नहीं है, उतना उनका, ठीक है, टर्नओवर नहीं है, और उससे ज्यादा वो चंदा दे रही हैं। सोचने वाली बात है कि आप सोच के देखिए, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल भी नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा हुआ है और आप हजारों करोड़ का चंदा दे रहे हैं, कैसे? ये कैसे संभव है? इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ये चंदा का धंधा, है ना, बहुत बड़े लेवल पे खेला गया। अलग बात है, इसमें बाकी पार्टियों को भी फायदा खूब हुआ। ठीक है, अभी यहां पे दिखाने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले से विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध कोई कर नहीं रहा था। ये कुछ लोगों ने सिर्फ पिटीशन फाइल करी और ये बड़ा स्कैम खुल के बाहर आया। दूसरा मैं बात करूंगा जियो एयरटेल वर्सेस BSNL। आज आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर टेलीकॉम कंपनी के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियां काम कर रही हैं, जियो और एयरटेल। और VI की बात ही मत करिए, वो तो ऐसे ही निपटा हुआ, वो मरा हुआ आदमी है। ठीक है, BSNL को मार दिया गया, भाई साहब नहीं लगेगा, है ना। जियो और एयरटेल 5G और 6G के ऊपर काम कर रही है,
और हमारा अभी BSNL 4G भी काम नहीं कर पाया है। इसका मतलब कि हमने BSNL के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसको जानबूझकर डुबा दिया। क्योंकि अगर हम चाहते तो BSNL ग्रो कर सकता था, और ये जो जियो और एयरटेल जो आज मनमानी कर रही है, ये नहीं कर पाते। तो रूलिंग पार्टी को यहां पे ध्यान देने की जरूरत थी कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से आपने BSNL को इग्नोर कर दिया, अब इस चीज का फायदा जियो और एयरटेल उठा रहे हैं अपने तरीके से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे टैरिफ बढ़ा देते हैं, है ना, और इसको कोई कहने वाला नहीं होता है। ट्राई के कहने के बाद भी इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा यह सवाल है कि 10 साल में आपने BSNL को ध्यान क्यों नहीं दिया, उसकी हालत इतना खराब क्यों है, इसका जवाब जनता आपसे पूछती है। तीसरा, रेल नेटवर्क। हम बुलेट ट्रेन, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस, ये जो आपने लॉन्च किया है उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए, है ना, रेलवे मजबूत हो रहा है। लेकिन हम उन तमाम लोगों को भी देखना चाहिए जो जनरल डब्बों में ट्रेवल करते हैं। कभी आप जनरल डब्बों के अंदर जाइए, भेड़ बकरियों वाला हिसाब है। लोग एक के ऊपर एक गिरते पड़ते ठूसते मरते आते हैं। और स्पेशली जब, है ना, कोई पर्व त्यौहार होता है और जो गाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आती है, अगर उसकी स्थिति देख लें आप जनरल डब्बों की, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं, कुछ लोग बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, क्या ये देश की जनता नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है कि ये भी अच्छे से ट्रेवल कर पाए? क्या इन मजदूरों को राइट्स नहीं है कि ये भी सम्मान का जिंदगी जी पाए? तो हमें जो जनरल डब्बे हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो मजदूर भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते हैं उनको ये दिक्कत की सामना ना करना पड़े। मेरा सवाल ये है, आप इस पे कब ध्यान देंगे? क्योंकि इन 10 सालों में इस सेक्टर में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। हाँ, बड़े सेक्टर में काम हुआ, ठीक है, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छी चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन इन जनरल डब्बों और ये जो समस्या है इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? नेक्स्ट मैं बात करूंगा MSP फॉर फार्मर्स। अभी आपने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। MSP का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि उनको एक समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, है ना, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको बिल्कुल लॉजिक समझाते हैं क्या है। देखिए, जब अब प्याज का सीजन होता है, किसान जब बहुत सारा प्याज पैदा करता है तो प्याज होता है क्या रुपए? 5 रुपए, 10 रुपए। उस टाइम गोबर का भाव हो जाता है उसका, कोई नहीं पूछ रहा होता है। अब चूंकि उनके पास तो फैसिलिटीज नहीं है कि वो स्टोर करके रखे किसान, तो जैसे तैसे किसी भी प्रकार से वो 5 रुपए 10 रुपए प्याज बेच देता है। और वही कुछ दिन के बाद, 3 महीना 6 महीना 9 महीना के बाद वही प्याज मार्केट में 100 रुपए और 200 रुपए किलो बिकने लग जाता है। तो सोच के देखिए फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बिचौलियों को, है ना, जिन्होंने बहुत कम दाम में वहां से किसानों से खरीदा, स्टोर किया, और जब जमाखोरी वाला समस्या आई और जब मार्केट में प्याज की कमी हुई तो उन्होंने, ठीक है, 10 गुना दाम पे लोगों को बीच में बेच दिया। तो फायदा किसका हुआ? फाइनली उस जमाखोर को, उस व्यापारी को हुआ, किसान को फायदा नहीं हुआ। अगर एक सिस्टम रहता कि नहीं, प्याज का मिनिमम समर्थन मूल्य यह है कि 30 रुपए से नीचे किसान का नहीं खरीदा जाएगा, 30 रुपए से ऊपर में ही खरीदा जाएगा, तो अब किसान आश्वस्त हो जाएगा कि हम कितना भी प्याज उगाएंगे हमारा माल खराब नहीं होगा, कम से कम 30 रुपए किलो तो प्याज खरीद ही लिया जाएगा। आप सोच के देखिए किसान को क्या मिलता है ना, उसका मजदूरी, खाद, बीज, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, क्या क्या चीजें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है समय के साथ साथ, लेकिन उसको मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और यही कारण है कि आज कोई भी हमारे देश में युवा किसान बनना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ही जो किसान हैं यही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका भी लॉजिक है, क्योंकि इन किसानों को पहले से बहुत कुछ मिला हुआ है, और अगर कोई चीज आपको मिला हुआ है अगर वो छीन जाए तो आपको बुरा तो लगेगा। बाकी किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी क्योंकि उनको आज तक ये भी नहीं मिला है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो अपने नाम पे रो रहे हैं। तो यहां पे सारे किसानों को, मतलब पूरे देश भर के सारे किसानों को एक साथ आना चाहिए और MSP के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले खुद ये कहा था कि जब हम शासन में आएंगे, हम सरकार में आएंगे तो किसान भाइयों को MSP
मिलेगा। मोदी जी लगता है भूल गए हैं आप विदेश घूमते घूमते कि एमएसपी की बात आपने ही किया था और इन 10 सालों में भी आपने एमएसपी के ऊपर काम नहीं किया, जो कि गलत है। क्योंकि एमएसपी नहीं होने से फायदा किसको होगा? ये अडानी अंबानी जैसे बड़े कंपनियां जो हैं, उनके पास स्टोरेज हाउस होगा, वो कम दाम में किसानों से खरीदेंगे, उसको स्टोर करेंगे और जब मार्केट में किल्लत होगी तो उसको कई गुना दाम पर बेचेंगे। तो एमएसपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है मोदी जी, इसके ऊपर जरूर काम किया जाए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अग्निवीर की। एक बड़ा देश में बड़ी लोचा है कि अगर एक नेता 70 साल 75 साल का भी हो जाए ना, तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, सरकार में आ सकता है ना। और यहां पे एक कंसेप्ट ला दिया गया अग्निवीर का। अग्निवीर का मतलब कि आप 4 साल 5 साल जॉब करेंगे सेना में, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। अरे 4-5 साल करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा, फिर वो करेगा क्या? आज ऐसी हालत हो गई है कि बहुत सारे यूथ जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और जैसे जो हमारा पड़ोस वाले जो राज्य के साथ कनेक्टेड हैं, वहां का यूथ अब जाके चाइना को ज्वाइन कर रहा है। जो आपने सुना होगा गोरखा पुलिस के बारे में, है ना। गोरखा को डायलॉग बोलता है ना, कि या तो मुझे डर नहीं लगता या तो मैं गोरखा हूं। अब ये गोरखा भाई इंडिया में ना होके जाके चाइना में जाके ज्वाइन हो रहे हैं, उनके आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब सोच के देखिए, हमारे देश का ही आदमी अब हमारे से लड़ेगा क्योंकि वो चाइना के फोर्स में भर्ती हो रहा है। क्यों? ड्यू टू अग्निवीर कॉन्सेप्ट। तो ये इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो हमारे लोग ही हमारे दुश्मन के साइड ज्वाइन होके हमसे लड़ाई करेंगे और उस टाइम हमारे लिए बहुत बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस अग्निवीर को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और शायद इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। एक रिपोर्ट आया था कि पढ़े लिखे ज्यादा बेरोजगार हैं। 83% लोग बेरोजगार हैं इंडिया में, वो भी पढ़ा लिखा यूथ। तो ये यूथ के लिए जॉब क्रिएशन का काम कौन करेगा? जी हां, जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं को करना पड़ेगा। तो मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट टर्म में अगर आए तो हमें किन किन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फाइनल मैं बात करूंगा किलिंग ऑपोजिशंस। देखिए क्या होता है, एक लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब ऑपोजिशन मजबूत होता है। अभी एक ट्रेंड चल गया है ना, या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए या तो हम आपको ईडी और सीबीआई के रेड मरा के आपको अंदर डाल देंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर है ना ज्वाइन बीजेपी और बी इनसाइड द बार। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो मनमानी हो गई ना, फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, फिर तो यह तानाशाही हो जाएगी। तो मोदी जी और बीजेपी वालों थोड़ा ध्यान रखिए कि अपने देश में है ना ऑपोजिशन भी बचा रहे। ठीक है, जो गलत कर रहा है ना, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन जिंदा हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि हम जनता को सब कुछ जानने की जरूरत है। हमें किसी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। वोटिंग के टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट आपके पास आएंगे, हो सकता है बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी का आएगा। आप उससे सवाल पूछिएगा कि आप अभी तक क्या करके आए हो हमारे लिए और आगे क्या करोगे। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम यूं ही सालों साल तक बेवकूफ बनाए जाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।